तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कुदरत जब अपना कहर बरपाती है तो इंसान द्वारा अपनाए गए सारे हथकंडे धरे के धरे रह जाते हैं। जिस तरह कोरोना महामारी ने आज पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया, ये कोई त्रासदी से कम नहीं है। पर दोस्तों, हर बार कुदरती जिम्मेदार नहीं होती। ऐसी त्रासदी के लिए कभी कभी इंसान भी कारण बन जाता है। और इसी तरह की एक इंसानी त्रासदी का उदाहरण है 1984 की भोपाल गैस लीक त्रासदी, जिसके बारे में आज भी कई सारे ऐसे राज और फिगर्स हैं जो आम जनता के सामने नहीं आए। या तो इन्हें छुपा दिया गया या इन्हें सामने नहीं आने दिया गया। दोस्तों, सरकार के अनुसार इस त्रासदी में 3600 लोग मारे गए, पर असल में कुछ अहम सूत्रों के अनुसार इस हादसे में कम से कम 25,000 लोगों की मौत हुई थी और 5 लाख लोग इस जहरीली गैस त्रासदी के शिकार हो गए थे, जिससे ये शारीरिक रूप से जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। दोस्तों, भयानक गैस त्रासदी पनपती है 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो काली और भयानक रात ने सिर्फ भोपाल के लोगों को नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को सहमा दिया, जब यूनियन कार्बाइड नामक एक गैस इंडस्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC नामक जहरीली गैस लीक हो गई थी। दोस्तों, चूंकि यूनियन कार्बाइड ये गैस कंपनी पेस्टिसाइड बनाया करती थी, तो उस कंपनी में अमोनिया गैस का होना तो काफी स्वाभाविक था, पर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उस कंपनी में होना थोड़ा अस्वाभाविक प्रतीत होता है। दोस्तों, ये गैस इतनी जहरीली थी कि अगर कोई व्यक्ति गलती से इस गैस को इनहेल कर ले तो पहले तो उसकी सांसें थमने लगेंगी, फिर उसे उल्टियां होंगी और फिर बस पल भर में ही वो व्यक्ति तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। और दोस्तों, जरा सोचिए, इतनी जहरीली गैस उस रात भोपाल शहर की हवा में पूरे तरीके से घुल गई थी। और इस बात का पता भोपाल के लोगों को तब चला जब भोपाल के हर एक घर से लोगों के खांसने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। और कोई इंसान खून की उल्टियां करते हुए तो कोई आंखों में जलन की शिकायत के लिए बस अस्पताल की ओर भागने लगा। चारों ओर काफी ज्यादा अफरा तफरी मच चुकी थी और जितनी देर में लोग ये समझ पाते कि आखिर हो क्या रहा है, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड ने भोपाल शहर के 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था। यूनियन कार्बाइड कंपनी के पास में ही 2 बड़े अस्पताल हमीदिया और JP हॉस्पिटल कुछ ही घंटों के अंदर मरीजों से खचाखच भर गए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रहा था। दोस्तों, ये माहौल कितना भयानक होगा आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग तो ऐसे भी थे जो घर से अस्पताल जाने के लिए निकले पर कभी अस्पताल पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि रास्ते में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगने लगी और कुछ लोग तो वहां पर अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि ये बीमारी डॉक्टरों की समझ से परे थी। जब तक भोपाल के लोग इस कयामत के बारे में कुछ और जान पाते, तब तक 3000 लोग इस जहरीली गैस की भेंट चढ़ चुके थे। और इस त्रासदी के बाद भोपाल की क्या हालत हुई, इस बात का तो इतिहास गवाह है। पर दोस्तों, आखिरकार ये गैस लीक हुई कैसे और कौन इस त्रासदी का असल में जिम्मेदार है, इस बात को लेकर सरकार, यूनियन कार्बाइड कंपनी और आम जन सभी जांच पड़ताल में जुट गए थे। यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक वॉरेन एंडरसन ने सीधे सीधे इस गैस लीक का आरोप कंपनी वर्कर्स की लापरवाही पर डाल दिया। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये कहना था कि कंपनी ने चंद पैसों के लिए सुरक्षा मापदंडों से समझौता कर लिया था, जिसके कारण इतनी जहरीली गैस कंपनी से लीक हो गई और हजारों लोगों की जानें चली गई और न जाने कितने लोग अपाहिज हो गए और इस तरह उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कंपनी के मालिक वॉरेन एंडरसन को इस हादसे के बाद गिरफ्तार जरूर किया गया, पर उसे जल्द ही जमानत भी मिल गई। और तो और दोस्तों, वॉरेन एंडरसन हादसे के समय भारत में ही थे। उसे हादसे के तुरंत बाद अमेरिका भगा दिया गया और फिर उसने कभी वापस भारत की तरफ देखा भी नहीं। और इसी तरह आरोप प्रत्यारोप के खेल में कई दिन निकल गए। दोस्तों, इसके कुछ समय बाद ही भोपाल के लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी पर कई सालों से अपनी नजर रखे हुए थे, उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि इस हादसे की नींव 1 या 2 दिन पहले नहीं बल्कि 8 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। जब 1969 में पहली बार ये कंपनी शुरू हुई, 1976 में इस कंपनी से होने वाले प्रदूषण और कंपनी से उत्पन्न होने वाली जहरीली गैसों को मद्देनजर रखते हुए खुद ट्रेड यूनियन ने इसके खिलाफ कार्रवाई की, पर इनकी कार्रवाई को बाद में रफा दफा कर दिया गया। 1982 में 24 वर्कर्स और एक इंजीनियर की मौत भी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के चपेट में आने से ही हुई थी। ये एक बार फिर इस मामले को कंपनी ने दबा दिया और इस तरह और भी कई छोटे छोटे हादसे यूनियन कार्बाइड कंपनी में होते रहे। दोस्तों, राजकुमार केसवानी की रिपोर्ट ने यह तो सिद्ध कर ही दिया था कि गलती खुद यूनियन कार्बाइड कंपनी की है,
पर मन में अभी भी एक सवाल आता है कि जब यूनियन कार्बाइड कंपनी के कई सारे गैस प्लांट्स दुनिया भर में लगे हुए हैं और भोपाल फैक्ट्रीज की सुरक्षा और सेफ्टी फीचर्स भी काफी अच्छे थे, और मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक ये जहरीली गैस कितनी खतरनाक और ज्वलनशील है ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी, तो आखिर ये हादसा हुआ कैसे? इस पर अमेरिका में बैठे वॉरेन एंडरसन ने जब ये कह दिया कि ये सब उनके खिलाफ साजिश है और सब मिलकर उन्हें इस त्रासदी का आरोपी बनाना चाहते हैं, तो इस पर भारतीय ट्रेड यूनियन का पारा चढ़ गया और उन्होंने तय किया कि वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी इस पूरे गैस त्रासदी का सच जानने के लिए। और इसी सिलसिले में उन्होंने अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टिगेटर माइकल राइड को बुलाना चाहा, और ये खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई और अमेरिकन अथॉरिटी ने माइकल राइड को वर्क वीजा देने से साफ इनकार कर दिया। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सच पूरी दुनिया के सामने आए, और इसलिए उन सब ने मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन रोकना चाहा। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसकी रूह उसके उसूलों से जुड़ी होती है वो कभी भी बिकाऊ नहीं होती, और माइकल राइड का भी कुछ यही हाल था। वे काफी ज्यादा बेचैन थे ये जानने के लिए कि वो ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी इतनी जहरीली गैस ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इसलिए वे गुप्त रूप से एक साधारण टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए और भोपाल गैस त्रासदी के सच को ढूंढने में लग गए। और जब वो भोपाल आए तो वहां के हालात देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि भोपाल की हवा से लेकर पूरा वातावरण सब कुछ बदल गया था। वे जानते थे कि उनके पास समय कम है और उन्हें काफी कुछ खोजना है, इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए काम में जुट गए। यूं तो उन्हें यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, पर फिर भी उन्होंने किसी तरह से कंपनी के टेक्निकल आउटपुट मैप्स, इंडियन मीडिया के कुछ रिसर्च वर्क्स, जिनके अनुसार MIC टैंक में पानी भर जाने के कारण यह हादसा हुआ था, और उस रात कंपनी के प्लांट में मौजूद वर्कर्स के बारे में कई सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली। और इन सबको घंटों पढ़ने और परखने के बाद उन्हें साफ साफ ये पता चल गया कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इतने भयानक त्रासदी ने जन्म लिया। दोस्तों, माइकल राइड के मुताबिक हादसे से ठीक 3.5 घंटे पहले एक शिफ्ट वर्कर अपने रूटीन ट्रेनिंग शुरू करता है, जिससे वो पाइप्स में पानी भरने का काम शुरू करता है, जिससे उसे लगता है कि उससे पाइप्स की सफाई हो रही है। पर दोस्तों, असल में वो ये नहीं जानता था कि उसके द्वारा फेंका गया पानी एक जॉइंट अंडरग्राउंड टैंक में जा रहा है, जिसमें खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। वो पानी इस गैस के साथ मिल उठा, क्योंकि जिस जंपर लाइन के द्वारा पानी टैंक तक पहुंचता था उसे स्लिप ब्लाइंड के एक मेटल प्लेट से अलग किया जाता था, और वो इस रात वो प्लेट वहां थी ही नहीं, और पानी के तेज और जोरदार बहाव के कारण उन पाइप्स पर लगे जंग भी टैंक E160 में चले जाते हैं, जहां पहले से ही मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस पानी में मिल चुकी थी। और दोस्तों, जब लोहा और पानी आपस में घुल मिल जाते हैं तो इस टैंक में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे बस पल भर के अंदर ही टैंक में भूचाल आ जाता है, और इसके बाद ये जहरीली गैस उबलकर टैंक से लीक होने लगती है। पर दोस्तों, फैक्ट्री के वर्कर्स इस बात को तब भी काफी हल्के में लेते हैं और इसे बस एक माइनर लीकेज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उस समय तक फैक्ट्री में गैस रीडिंग्स भी ठीक थी। पर फिर अचानक से पूरी फैक्ट्री में गैस रीडिंग्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गई। कंट्रोल रूम ऑपरेटर सुमन डे को ये लग रहा था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस वेंट स्क्रबर में जाकर खत्म हो जाएगी और आगे फैल ही नहीं पाएगी, पर ऐसा नहीं होता और ये जहरीली गैस इस वेंट स्क्रबर को पार कर फ्लेयर टावर तक पहुंच जाती है, जहां से बस 15 मिनट ही बचते हैं तबाही के शुरू होने में। और फिर भी दोस्तों, सुमन डे और उनकी टीम हार नहीं मानती और वे अपनी एड़ी चोटी के दमखम लगाकर इस भयानक हादसे को रोकने की कोशिशों में जुट जाते हैं। वे और उनकी टीम इमरजेंसी वाटर कैनन को खोलकर गैस को वापस से निष्क्रिय करने की बेजोड़ कोशिश करते हैं, पर अफसोस उन इमरजेंसी वाटर कैनन में इतनी क्षमता नहीं थी कि पानी का प्रेशर वो फ्लायर टावर तक पहुंचा पाए। और दोस्तों, फिर जिसका डर था वही होता है। जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल की हवा में जा मिलती है और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में एक बड़े से जानलेवा जहरीले बादल का रूप ले लेती है। राइड की रिपोर्ट के अनुसार ये बादल इतने जहरीले थे कि उसने मात्र 1 घंटे में ही 3000 भोपाल वासियों को मौत के घाट उतार दिया और धीरे धीरे 15000 लोगों की जान का दुश्मन बन गया। काफी लोगों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज और अपंग बना दिया। किसी की आंखों की रोशनी चली गई तो किसी के सांस की दिक्कत जिंदगी भर के लिए हो गई। दोस्तों, आज भी भोपाल में इस भयानक जहरीली गैस का असर देखने को मिलता है और खास करके नए नवजात शिशु में तो काफी ज्यादा, क्योंकि उनके माँ बाप के रगों में कहीं ना कहीं ये जहरीली गैस आज भी मौजूद है। या तो ये बच्चे अपाहिज पैदा होते गए या बीमारी के साथ,
दोस्तों, इस भयानक त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी तो बंद हो गई, पर भोपाल के लोगों और मृत लोगों के इंसाफ की किताब वापस कभी खुल ही नहीं सकी, क्योंकि इस हादसे के 5 साल बाद यूनियन कार्बाइड अमेरिका ने $470 मिलियन मुआवजा देने की पेशकश की, जो करीब $600 प्रति पीड़ित व्यक्ति था। और आज के समय के अनुसार एक तरह से अमेरिका ने एक मरे हुए भारतीय व्यक्ति की कीमत 42,000 रुपए लगाई थी, जो ये दर्शाता है कि अमेरिका ने हम भारतीय लोगों के जान के साथ खिलवाड़ तो किया ही साथ हमारे लोगों की मौत को अच्छे से नीलाम भी कर दिया। दोस्तों, ये नहीं, इस हादसे के असल दोषी वॉरेन एंडरसन को भी कुछ खास सजा नहीं हुई और वहां खुलेआम बड़े आराम से अमेरिका में अपनी जिंदगी बिताता रहा। यूनियन कार्बाइड के 8 मैनेजर और वर्कर्स की सजा सुनकर आपका इंसाफ शब्द से शायद विश्वास ही उठ जाएगा। उन्हें सरकार ने सिर्फ 2 साल की कारावास की सजा और 1 लाख रुपए मुआवजे की सजा सुनाई। दोस्तों, क्या इतनी सजा ठीक थी इन दोषियों के लिए, जिनकी लापरवाही की कीमत अनगिनत मासूम लोगों ने चुकाई? हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ये भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सच जान पाए। और इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि इस तरह के और भी अनूठे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।